जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी फाइन टू स्मार्ट स्टडी फॉर दिस टारगेट। आज हो चुका है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 के मोस्ट करंट अफेयर्स की बातें होंगी और आज इस करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण बातें होंगी। क्या चलेगा कि हैमिस साइमन हैरिस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे कम उम्र में बने हैं, इनकी चर्चा होगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन रहा था जो अभी हाल ही में चुनाव है और इसमें डिटेल से बातें करेंगे कि 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। बातें होंगी कि भारत का कौन ऐसा शहर है जो एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है और भारत का रैंक कितना बनता है। एक स्थान पर रैंक शीर्ष पर कौन है, दूसरे रैंक पर कौन है और तीसरा स्थान पे कौन है। बातें तो ये भी होंगी कि सोनम वांगचुक ने अपनी जो भूख हड़ताल किए थे 21 दिन का, वह समाप्त कर चुके हैं। वह किस यूटी के लिए पूर्ण राज की मांग कर रहे थे, उसकी चर्चा आज के सेशन में होगा। तो दूसरी तरफ वही बातें होगा, एनआईए नेशनल जांच एजेंसी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ बात किया जाएगा कि विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड किस कंपनी का बना हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न देरी करते हुए, टू द पॉइंट्स, टू द फास्ट। पहला क्वेश्चन अटैक करते हैं हम। क्वेश्चंस होगा कि साइमन हैरिस किस देश के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और यह प्रधानमंत्री तो बने हैं, यह आयरलैंड के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, बने हुए हैं। साथ ही साथ यह हम बात करेंगे कि 37 एज में, बहुत ही कम उम्र में, 37 साल की उम्र में यह प्रधानमंत्री बन चुके हैं। बात किया जाएगा आयरलैंड की। सर, आयरलैंड की कैपिटल बोले तो राजधानियां कहाँ हैं, राजधानी कहाँ है, मुद्रा का नाम क्या है, मुद्रा का नाम क्या है। जब मुद्रा का नाम पूछेगा तो क्या होगा, तो यूरो हो जाएगा यहाँ मुद्रा का नाम। और डबलिन क्या हो जाएगा, डबलिग क्या हो जाएगा, इसकी कैपिटल हो जाएगी। तो डबलिन क्या हो जाएगा, यहाँ की राजधानी हो जाएगा। डबलिन इसकी राजधानी हो गया। बात किया जाए कि आयरलैंड, सर आयरलैंड यह यूरोप का, कहाँ का सर, यूरोप का यह पश्चिमी देश है। अंतिम छोर पर जो है, छोर पे यह पश्चिमी देश है, अंतिम छोर वाला यह आयरलैंड है, ठीक है। और सबसे कम उम्र के साइमन हैरिस बने हुए हैं प्रधानमंत्री। बात किया जाएगा कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री को यह हराकर साइमन हैरिस ने आयरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री का इतिहास रच दिया है बनकर। बात किया जाए जब दूसरे क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन है कि वैश्विक असमानता, विश्व इक्वालिटी रिसर्च पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह देखा जाए तो विश्व असमानता और अनुसंधान पुरस्कार दो व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। जेम्स वायस को दिया गया है। पहला देखा जाए तो जेम्स वायस को दिया गया है और दूसरा दिया गया है बीना, किनका, बीना अग्रवाल को मिला है। बीना अग्रवाल को मिला है, बीना अग्रवाल को मिला है। क्या मिला है भाई, तो यह मिला है वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार दो व्यक्तियों को मिला है। एक तो मिला है जेम्स वायस को और दूसरा बीमा अग्रवाल को, ठीक है। बात किया जाएगा कि सर अभी जो देखा जाएगा वैश्विक स्तर की जब बात आती है, वैश्विक स्तर की जब बात आती है तो सर यह बात आ रहा था कि हैप्पीनेस में, विश्व खुशहाली में भारत का रैंक कितना है। तो विश्व खुशहाली में भारत का रैंक हम देख रहे थे कि हैप्पीनेस में कितना है, 126वें रैंक है, 126वां है। लेकिन 161वें रैंक किसका है, तो आप कहते होंगे कि प्रेस एवं स्वतंत्रता का अधिकार जो बात करता है ना, मीडिया की, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता में अगर रैंक देखा जाए तो 161 है और हैप्पीनेस में 126 है, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। आगे हम जब पहुंचते हैं तो इसको लिख लीजिएगा, VVI ललन टॉप क्वेश्चन होगा, ललन टॉप होगा, VVI है भाई। क्या क्वेश्चन है, कहता है कि 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। वह देश है जहां पे 7 राष्ट्रपति हैं। अच्छा सर, कौन सा देश हो गया, वह देश है स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड में, और यह स्विट्जरलैंड की एक सिटी है जिसके हम क्या कहते हैं, जिनेवा कहते हैं सर। जिनेवा को ADB, जिसे हम क्या कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है, तो सर हेड क्वार्टर भी कहाँ है, जिनेवा में है। अच्छा ठीक है, बात करें तो स्विट्जरलैंड, और सर स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करता है तो बर्न है, और 148वें नंबर की जो संसदीय सम्मेलन आयोजन किया गया है वो स्विट्जरलैंड में किया गया है। इतना ही नहीं, अगर स्विट्जरलैंड को देखा जाए तो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है, द्वार है, घर है, द्वार है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का द्वार किसे माना जाता है, स्विट्जरलैंड को माना जाता है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है, बर्न है। बातें एक और बच रही थी कि सर अगर यहाँ राष्ट्रपति का अगर देखा जाए तो 7 होते हैं, तो क्या 7 राष्ट्रपति एक साथ कार्य करते हैं, नहीं। प्रत्येक का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का होता है। प्रत्येक का कार्यकाल 1 वर्ष का रहता है। 6 जो राष्ट्रपति होंगे उसके सहायक के रूप में कार्य करेंगे, बाकी 1 साल के बाद नेक्स्ट आएंगे और फिर 6 जो होंगे इसके सहायक के रूप में कार्य करेंगे। बहुत ही सुसंगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध तरीके से यहाँ के शासन प्रशासन को चलाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। क्या इंपोर्टेंस है, कहता है कि भारत ने किस देश के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपया कर दिया है। सर इसका मतलब यह राशि पहले कितना यह किया गया था, जो कि अब 10,000 करोड़ रुपया यह बढ़ाने को बात किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, यह 5 वर्षीय है सर, यानी कि 5 वर्षीय में इसको 10,000 करोड़ रुपया यह क्या किया जाएगा, सहायता प्रदान किया जाएगा। यह बात चल रही है किस देश को, तो चल रहा है भूटान को। किसको चल रहा है सर, भूटान को चल रहा है मेरे भाई। जब भूटान को चल रहा है तो यह देखा जा रहा था कि 19 से 24 के बीच में, यानी कि 2019 से लेके और 2024 तक का 5,000 करोड़ रुपया का सहायता दिया जाता था। लेकिन विगत वर्षों के बाद देखा जाए तो 2024 से लेके और 29 के अंतराल में इन्हें अब 10,000 करोड़ रुपया सहायता मुहैया भूटान को कराया जाएगा। तो भूटान के शेरिंग टोबे के क्या हैं, नए राष्ट्र प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। भूटान जिसकी राजधानी होती है थिम्पू। चलिए आगे हम बात करते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का कौन ऐसा देश है, कौन ऐसा शहर है, कौन ऐसा सिटी है जहां एशिया की अरबत्तियों की राजधानी बन गया है। यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट में वह अरबपतियों की राजधानी बना दिया है। भारत का कौन ऐसा सिटी है सर, आप कहेंगे सर हम मुंबई को छोड़कर भला कहां दूर जा सकते हैं। यानी कि मुंबई अरबपतियों की शहर बन गया है, राजधानी बन गया है। और यह शहर जो है, यहाँ अगर देखा जाए तो अरबपतियों की संख्या है 92 भाई साहब, मत पूछिए, गर्दा कर दिया। यानी कि 92 अरबपति कहाँ निवास कर रहे हैं वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो मुंबई में किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है, क्वेश्चन बनेगा, बहुत क्वेश्चन बनेगा कि अगर देखा जाए तो शीर्ष दुनिया, अगर देखा जाए तो शीर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कि अरबपतियों की संख्या ज्यादा कहाँ है, तो 814 कहाँ है, तो 814 कहाँ है, तो आपके चाइना में है। 814 चाइना में है। अरबपतियों की संख्या शीर्ष पर बना हुआ है। वहीं सेकंड पर बात किया जाए तो 700 कितना है, तो 800, पूरे 800 मान लिया जाए तो 800 की संख्या हो गया यूएसए का। और भारत का रैंक देखा जाए तो इसमें अरबपतियों की संख्या में रैंक में, तो रैंक भारत का बनेगा, आपका बनेगा तीसरा स्थान। 271 अरबपतियों की संख्या भारत में वर्तमान परिदृश्य में मौजूद है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि चाइना को देखा जाए तो 814 अरबपति इस चाइना में, चीन में अरबपतियों की संख्या बनी हुई है, जबकि अमेरिका में 800 और भारत में 271। 193 देशों में टॉप 3 ये अरबपति विद्यमान है। देख लीजिए अपने आप में क्या महत्वपूर्ण बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपको 1 नंबर दिलाकर जाएगा। कहता है कि हाल ही में एक व्यक्ति जिनका नाम रहा स्वामी स्मरानंद जी का निधन हो गया। ठीक है, निधन हो गया, मुझे फायदा क्या। कहता है कि उनका संबंध किस ऑर्गेनाइजेशन से था, तो इसका संबंध किस संस्था से जुड़े हुए थे। यह स्वामी स्मरणानंद जी का संबंध अगर देखा जाए तो रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे सर, रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे। जब रामकृष्ण मिशन की बात करता है तो आपको याद नहीं आता है 1897 में 1897 में स्थापना होता है रामकृष्ण मिशन। तो बात किया जा रहा था
कि स्वामी स्मरणानंद जी का निधन हाल ही में हो गया। वह रामकृष्ण मिशन संस्थान से जुड़े हुए थे और स्वामी विवेकानंद जी 1897 के दशक में भारत में जब अमेरिका से आते हैं तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेलूर में करते हैं। अगर देखा जाए तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने के पीछे स्वामी जी का एक ही उद्देश्य था, सोच था कि अपने गुरु परमहंस रामकृष्ण मिशन जी के नाम पर एक संस्था का निर्माण करना और पूरे दुनिया को एक धर्म के साथ जुड़े रहना और यह भाईचारा और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए यह कदम उठाए थे। रामकृष्ण मिशन जी का अगर देखा जाए तो इनके जीवन शैली में बहुत ही उदार व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों को साधने का प्रयास किया और अपने जीवन के मार्ग पर चलने का प्रेरित करने का यह अहम योगदान रहा। उसी में से स्वामी स्मरणानंद जी भी इस संस्था से जुड़े हुए थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अब देखते हैं हम कि 12 जनवरी 1863 का जन्मा एक पुत्र, एक लड़का जिसका नाम रहता है, हम देखते हैं नरेंद्र नाथ दत्त, और आगे चलकर नरेंद्र नाथ दत्त व स्वामी विवेकानंद जी के नाम से मशहूर हो जाते हैं। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में बेलूर मठ में उनका निधन हो जाता है और आगे चलकर उठो जागो जब तक न रुको, जब तक कि अपने टारगेट को, अपने उद्देश्य को प्राप्त न कर ले, इस तरह के स्टेटमेंट देकर इन्होंने पूरा युवाओं को जोश भरने का कार्य किया। आगे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जिन्होंने हमने कहा कि सोनम वांगचुक है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने अपना भूख हड़ताल जो 21 दिन का रखा था 20 दिन में अपना क्या किया, भूख हड़ताल द एंड कर दिया, समाप्त कर दिया। इनका टारगेट क्या था? इनका टारगेट था कि किस यूटी को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए और शेड्यूल 6 में इनको जोड़ दिया जाए। शेड्यूल 6 माने अनुसूची, जो 12वीं अनुसूची है, उस 12वीं अनुसूची में से एक 6 आता है अनुसूची, शेड्यूल आता है, जिसमें विशेष राज्य के दर्जा होता है, राज्यों को दिया जा रहा है और विशेष पैकेज भी केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग्स मुहैया कराया जाता है। सोनम वांगचुक का यह टारगेट था कि पर्यावरण परिस्थिति के लिहाज से, अगर यूटी के लिहाज से लद्दाख को अकेलापन न छोड़ दिया जाए, इस वजह से यह उस यूटी बोले तो लद्दाख का अगर दिखाई देता होगा तो मैं लिख रहा हूँ, लद्दाख को क्या करना चाहते थे? लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना चाहते थे। जैसे कि अगर असम, त्रिपुरा, अगर मिजोरम, नागालैंड के क्षेत्रों को देखा जाए तो यह शेड्यूल 6 में जुड़ा हुआ है और केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती हैं तो स्पेशल वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। उसी लिहाज से जब कहा इनका मांग था, यहाँ के देखा जाए तो आम जनता का मांग था ये कि जब आपने लद्दाख को यूटी घोषित कर दिया, न यहाँ विधानसभा है, नहीं यहाँ पे देखा जाए तो मात्र एक लोकसभा है, और उस तरह से आम जनता का जो आवाज होगा उस पार्लियामेंट में तक नहीं जा पाएगा, और जब पार्लियामेंट तक नहीं जाएगा तो आम जनता के जो मालिक होगा, एक लीडर होगा, वह कहाँ जाकर पार्लियामेंट में अपनी बात को अपने नहीं रख सकता है। इसलिए वहाँ की जनता का आवाज़ था कि लद्दाख को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और शेड्यूल 6 में जोड़ा जाए, और इस प्रकार से केंद्र सरकार का भी कुछ तर्क था और अंततः समझौता जो हुआ है आगे देखा जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में 8वीं लोकसभा का चुनाव है। ठीक, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स के लिए भाई ना मानिए VVI है, बहुत VVI है, क्योंकि यह NIA जो है चर्चा में बना हुआ रहता है। नेशनल जांच एजेंसी के महानिदेशक कहता है कि किसे नियुक्त कर दिया गया है? सदानंद वसंत जी को। सदानंद क्या कहता है कि सदानंद वसंत दाते जी को, सदानंद वसंत दाते जी को क्या बना दिया गया है? NIA का प्रमुख बना दिया गया है। NIA का प्रमुख बना दिया गया है। बात किया जाए सर, NIA के प्रमुख तो दिनकर गुप्ता हुआ करते थे, और इनका 31 मार्च को यानी कि कल के डेट में इनका क्या हो चुका है? यह रिटायरमेंट हो चुके हैं और अपने पद से इस्तीफा देने के बाद
यानी रिटायर होने के बाद सदानंद वसंतादे जी अब एनआईए के क्या बन चुके हैं, प्रमुख बन चुके हैं। लेकिन मजेदार बात यह है, क्वेश्चन खेल दुनिया से है, खेल जगत है। 9 नंबर क्वेश्चन कि बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का खिताब किस स्टेट ने अपने नाम कर लिया है? वह स्टेट है क्या? तो वह स्टेट है भाई साहब, एच से बोले तो हरियाणा। और हरियाणा ने ये क्या किया है, तो बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप अपने खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर बात किया जाए आयोजन का, आयोजन की बात किया जाए तो आयोजन हुआ है ग्रेटर नोएडा में हुआ है, जो यूपी में हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्या क्वेश्चन है लाभदायक कि विश्व का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बन चुका है? कौन सी? अगर देखा जाए तो कंपनी ही मान लीजिए कंपनी बनी है जिसका नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे क्या कहते हैं, LIC के नाम से जानते हैं। और LIC की बात किया जाए तो 9 कितना 8 अरब डॉलर इसके पास ये ब्रांड बन चुका है। 9.8 अरब डॉलर इसके पास ब्रांड बन चुका है। सर बात किया जाए LIC की, और LIC की स्थापना 1 सितंबर और 1956 को इसकी स्थापना होता है। ठीक है, बात ये भी करता है कि DK मल्होत्रा, हाँ क्या DK मल्होत्रा, तो LIC के अगर प्रमुख पूछे सर कि LIC के अगर प्रमुख या निदेशक की बात किया जाए तो DK मल्होत्रा क्या हैं, तो DK मल्होत्रा LIC के प्रमुख हैं। 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की जाती है। सर आपने ही इसका हेड क्वार्टर नहीं बताया। हेड क्वार्टर बोले तो महाराष्ट्र की कैपिटल्स कहाँ है, मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है। सर आपने RBI की बात नहीं बताया। सर RBI की स्थापना देखा जाए तो 1934 एक्ट के अधिनियम के तहत 1935 में इसकी क्या होती है, स्थापना होता है। लेकिन स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर RBI का कहाँ होता है, तो कोलकाता हुआ करता था। लेकिन 1937 के बाद 1937 में RBI की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ बन जाता है, तो मुंबई में बन जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात स्टेट की, और स्टेट वह जहां पे अभी हाल ही में हुआ है चुनाव, अब भजनलाल शर्मा बने हुए वहां के राज्य के मुख्यमंत्री। राजस्थान के स्थापना दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है या मनाया जाता है? डंके की चोट पर शायद आप कहिएगा कि 31 मार्च को मनाया गया है। ठीक है, 31 मार्च को मनाया गया है, सब जानता है। 30 मार्च को, सॉरी क्या मनाया गया है, 30 मार्च को मनाया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि यह मनाया गया है, लेकिन चौथा नंबर मनाया गया है, तो 75वें यह स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मार्च को, राजस्थान की स्थापना दिवस। लेकिन बात किया जाए जैसलमेर की बात किया जाए तो उदयपुर की बात किया जाए तो या जोधपुर की बात किया जाए, यह विलय कब होता है, तो 1904 मार्च, कब 4 मार्च 1949 को ही ये क्या हो जाता है, विलय हो गया था राजस्थान में इन लोगों का, इन शहरों का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को, अभी एक और बचा है, एक और क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? और विश्व क्षय रोग दिवस की जब बात करता है तो सर 24 मार्च हम भला कैसे भूल सकते हैं कि 24 मार्च को 1986 के दशक में हम टीबी से मुक्त होने की ये कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं कि हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन 2024 को अगर देखा जाए तो मेरे मित्र, अगर कहे कि 2024 का टीबी का क्या सर थीम क्या था, 2024 का टीबी का थीम क्या था, तो कहता है कि हम टीबी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। हाँ, हम टीबी को खत्म करेंगे, इसका थीम आता है। 24 मार्च 1986 में इसकी पहली बार
टीबी तपेदिक जो है ना यहाँ पे मनाए जाने की घोषणा हो जाता है, और वर्तमान में हम देखते हैं कि 24 मार्च को मनाया भी जाता है। ललन टफ क्वेश्चन भी आई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, इसको स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक स्तर पर बोले तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह प्रेसिडेंट बना लिया है, सह अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने। वह कोई और नहीं, कोई और देश नहीं, तो इंडिया को चुन लिया गया है। किसको चुन लिया गया है भाई? तो इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने अपना अध्यक्ष चुन लिया है। ठीक है, लेकिन बात किया जाएगा तो कि इस अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अगर के तरफ से इंडिया के अगर देखा जाए सचिव तो कौन होंगे? तो इंडिया के सचिव होंगे नीरज मित्तल। इसके क्या हैं? सेक्रेटरी हैं, यानी कि सचिव हैं। ठीक है, डॉक्टर नीरज मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा देश भारत का पांचवा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है? वह देश है साउथ अमेरिका का एक प्रवेश द्वार कहे जाने वाला कंट्री, जिसका नाम है वेनेजुएला है। और वेनेजुएला जो है यह बन चुका है भारत का पांचवा कच्चा आपूर्तिकर्ता तेल। इतना ही नहीं, बात किया जा रहा था कि 300 अरब बैरल इसके पास, दुनिया का सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो 300 अरब बैरल इसके पास क्या है? तो तेल उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए तबाही मचाएगा, वह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक कौन बने हुए हैं? तो इस सीधी बात नो बकवास में कहिएगा, आनंद साहब बने हैं। यानी कि क्या बने हैं? पीयूष आनंद बने हुए हैं, पीयूष आनंद। और पीयूष आनंद जो आनंद देखा जाए तो पीयूष गोयल नहीं, पीयूष आनंद बने हैं, जो कि अतुल बर्नवाल का अतुल करनाल का क्या लेंगे? स्थान लेंगे। जिस प्रकार से दिनकर गुप्ता के स्थान कौन ले रहे थे? तो ये ले रहे थे सदानंद वसंत दांते साहब। उसी तरह देखा जाए तो अतुल करनाल के स्थान लिए हैं पीयूष आनंद। एनडीआरएफ के क्या बने हैं? महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन को हम बात करते हैं तो एक चीज़ यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी एक चीज़ें और याद आती हैं कि जिस प्रकार से 148वें संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था स्विट्जरलैंड में, आपको अवगत होगा, लेकिन भारत की तरफ से इस 148वें पार्लियामेंट्री समिट में कौन नेतृत्व कर रहा था, कौन भागीदारी बना हुआ था? तो उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति के रूप में हम जानते हैं हरिवंश नारायण जी को। और हरिवंश नारायण जी जिनेवा में गए हुए हैं, भारत का नेतृत्व कर रहे थे, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण जी यह बने पहुंचे हुए हैं जिनेवा में। तो आज के सेशन को दोस्त यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपके द्वारा यह मेरे द्वारा क्लास दिया हुआ आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं लाभदायक फुल होगा। टेक केयर, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।